हेडिंग डालिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टीरियो आइसोमेरिज्म का सेकंड पार्ट है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में पहला वाला था जिसको मैंने बोला था जीआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सिस ट्रांस भी बोलते हैं उसको। अब सेकंड पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं स्टीरियो में, नाम है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिक्स रिलेटेड होता है लाइट से, है ना, वो कुछ लाइट की बात होने वाली है। क्या बात होने वाली है ध्यान से पहले समझ लो, फिर नोट करना, आराम से पहले समझ लो। इसमें क्या होगा, जो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, कोई भी वो कंपाउंड जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, उसमें आपको क्या प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करनी है, क्या प्रॉपर्टी दिखाई देगी। जैसे मैंने बोला कि कोई कंपाउंड है X, इसके दो ऑप्टिकल आइसोमर हैं, ऑप्टिकल आइसोमर इसी कंपाउंड के हैं, दो आइसोमर्स हैं, इनको नाम दे दिया मैंने, एक को X, एक को नाम दे दिया Y। दो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, एक का नाम हमने दे दिया X, एक का नाम दे दिया हमने Y। तो ये X और Y में क्या प्रॉपर्टी दिखाई देगी, ये जो X और Y होंगे इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, इनका स्ट्रक्चर सेम होगा, इनमें डिफरेंस आपको दिखेगा 3D में ग्रुप्स का अरेंजमेंट। जैसे वहां पे भी यही बात हो रही थी ना, स्ट्रक्चर वगैरह सेम था, यहाँ पे प्रॉपर्टीज भी सेम है। वहां पे जो सिस ट्रांस की हमने बात करी थी, वो सिस ट्रांस में प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाती हैं। ग्रुप का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का है कि वहां प्रॉपर्टीज भी अलग होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज वहां पे चेंज आती हैं। यहाँ पे क्या है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम ही शो करेगा, स्ट्रक्चर भी सेम है, 3D में ग्रुप्स का अरेंजमेंट अलग है। और जो हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू ऑब्जर्व करेंगे, वो क्या ऑब्जर्व करेंगे उसकी बात कर रहे हैं, जिसका रिलेशन है ऑप्टिकल वर्ल्ड से। जैसे मान लीजिए हमने लाइट लिया, तो लाइट के पार्टिकल सभी डायरेक्शन में मूव करते हैं, ऑल डायरेक्शंस में लाइट के पार्टिकल के मूवमेंट की बात कर रहे हैं। लाइट का पार्टिकल, लाइट जो है वो ऑल डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं उसके पार्ट, ठीक। एक इंस्ट्रूमेंट होता है, बोलते हैं निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म बोलते हैं इसको। अगर इस लाइट को हम लोग इससे पास करा दे, तो ये जो लाइट इससे इमर्ज होगी, उसके जो पार्टिकल्स का डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि अगर लाइट इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, तो उसके पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होगा वो उसके परपेंडिकुलर होगा। मतलब अगर लाइट प्रोपगेशन का डायरेक्शन ये है, ये वाला, इस डायरेक्शन में लाइट आगे जा रही है, तो उसके पार्टिकल्स कैसे हैं, उसके परपेंडिकुलर है ना, थोड़ा टेढ़ा बन गया, पर आपने क्या समझना है, परपेंडिकुलर। पार्टिकल कैसे मूव कर रहे हैं उसके 90 डिग्री परपेंडिकुलर। ऐसी लाइट को हम लोग बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, शॉर्ट में बोलेंगे PPL। ये PPL ही काम आने वाली है ऑप्टिकल एक्टिविटी में। तो सबसे पहले क्या हुआ, लाइट के पार्टिकल सारे डायरेक्शन में थे, निकोल प्रिज्म,
या एक पोलराइडर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे हमने पास करा दिया इसको, तो इसके पार्टिकल का डायरेक्शन जो ऑल डायरेक्शन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो कन्वर्ट हो गया आपका प्रोपोगेशन के 90 डिग्री पे। अब पार्टिकल्स केवल मूव कर रहे हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, ये जो पीपीएल हमने तैयार कर ली, प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो तैयार कर ली, अब हम जो अपने को चेक करना है कंपाउंड की वो ऑप्टिकल आइसोमर है या नहीं है, उससे पास कराएंगे। ये अपना कंपाउंड है जिसको हमको चेक करना है कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा तो इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो राइट में घुमाएगा या लेफ्ट में घुमाएगा। अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऐसे ही निकल जाती है, मतलब सेम डायरेक्शन रहता है, तो हम बोलेंगे कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा। अगर पीपीएल को वो लेफ्ट या राइट में किसी भी एंगल से घुमाता है, 1 डिग्री से, 10 डिग्री से, 15 से, जिससे भी एंगल से वो घुमा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है उसमें। क्लियर है बात? तो कैसे कैसे घुमाएगा, मान लो मैं बोलती हूं कि लेफ्ट में घुमा दे या राइट में घुमा दे, तो लेफ्ट और राइट के आपको डायग्राम में अगर हम रिप्रेजेंटेशन करें तो कैसे करेंगे, पहले डायरेक्शन तो परपेंडिकुलर था, अब डायरेक्शन कुछ कैसा हो जाएगा, लेफ्ट में घुमाऊंगी, लेफ्ट में घुमाएंगे, ऐसा दिखेगा आपको, है ना। इसमें स्क्रीन वगैरह लगी, जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं उसमें स्क्रीन वगैरह लगी होती है, तो अपने को दिखता है ऐसा विजिबल, लेफ्ट घूम गया। अगर राइट घूम गया, ठीक, तो अगर लेफ्ट या राइट में घूम गया तो हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव। अगर लाइट ऐसी दिखती है जैसी पीपीएल थी ओरिजिनल वैसी बाहर आई, तो इसका मतलब हम बोलेंगे कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। ये बात क्लियर है? अब देखो ध्यान से, जैसे मैंने बोला कि एक ही कंपाउंड है, उसके 2 फॉर्म हैं, एक घुमा रहा है लेफ्ट में, एक घुमा रहा है लाइट को, पीपीएल को राइट में, एक लेफ्ट में घुमा रहा है, एक घुमा रहा है राइट। तो जो लेफ्ट में घुमाता है उस आइसोमर को हम स्पेशल नेम देते हैं लीवोरोटेटरी, और जो राइट में घुमाएगा आइसोमर, उसका 2 आइसोमर होंगे उसी कंपाउंड के, जो राइट में घुमाएगा उसको हम लोग बोलते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी। कोई कोई बुक इसको डेक्स्ट्रो को क्लॉकवाइज घुमाना भी बोलते हैं, राइट का मतलब ऐसे क्लॉकवाइज हो जाएगा, है ना, और लेफ्ट का मतलब क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। इसका मतलब हमने पीपीएल को पास किया कंपाउंड के अंदर से और हमने स्क्रीन पे देखा, अगर कंपाउंड उसको लेफ्ट या राइट डायरेक्शन में घुमाता है तो हम लोग बोलेंगे कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। अगर लाइट वैसे की वैसे ही बाहर निकलती है तो हम लोग बोलेंगे वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। जो लेफ्ट में घुमाएगा कंपाउंड के 2 फॉर्म होंगे, अगर कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो उसके 2 फॉर्म पॉसिबल हैं, एक लेफ्ट में घुमाएगा, एक राइट में घुमाएगा। लेफ्ट वाले को लीवोरोटेटरी, राइट वाले को डेक्स्ट्रोरोटेटरी बोलते हैं। राइट क्लॉकवाइज भी बोल सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट राइट की जगह क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वर्ड भी यूज किया जाता है। क्लियर है बात? अगर कंपाउंड कि ये जो 2 आइसोमर हैं, स्मॉल लेटर से इनको डिनोट करते हैं, डी और एल भी लिखते हैं, इनको डी और एल भी लिखते हैं, ध्यान रखना है स्मॉल लेटर से। डेक्स्ट्रोरोटेटरी लिखूं या स्मॉल डी लिखूं एक ही बात है, लीवोरोटेटरी लिखूं या एल लिखूं एक ही बात है।
डी को हम प्लस फॉर्म भी लिखते हैं, जैसे कंपाउंड अगर लिखा हुआ है इस तरीके से, मान लो लिखा है ग्लूकोज और इसके सामने ऐसे लिखा है प्लस, तो यानी कि ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज है। अगर लिखा हुआ है इस तरीके से ग्लूकोज और इसके सामने ऐसे माइनस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये लीवोरोटेटरी, जो हम लोग ग्लूकॉन डी पीने के लिए लाते हैं ना, डिहाइड्रेशन वगैरह हो जाता है जब, तो ग्लूकॉन डी, ग्लूकोज वाला जो पाउडर आता है, उसको अगर देखो तो उस पर लिखा रहता है ग्लूकॉन डी, कैपिटल डी लिखा होता है। और अगर उसका कंपोजिशन आप पढ़ो तो उसमें प्लस माइनस या प्लस माइनस दोनों मेंशन होते हैं, है ना। तो देखना अगर कभी आप देख, मतलब आपके पास आए ग्लूकोज पाउडर, तो ये जो प्लस और माइनस साइन है ये भी सेम चीज है। डेक्स्ट्रोरोटेटरी बोल सकते हैं, लिवोरोटेटरी बोल सकते हैं, डी और एल बोल सकते हैं। एक ही कंपाउंड के दो फॉर्म होंगे, एक लेफ्ट में एक राइट में घुमाएगा। ध्यान रखना है, अगर एक ही कंपाउंड है जिसके ऑप्टिकल आइसोमर्स की हम बात कर रहे हैं, तो दो ऑप्टिकल आइसोमर होंगे, बट एंगल जो होगा वो सेम होगा। अगर मान लो मैं बोलती हूँ कि कोई कंपाउंड इधर घुमा रहा है, उसका एक आइसोमर लेफ्ट में घुमा रहा है मान लो 15 डिग्री से, ठीक है, तो उसी कंपाउंड का जो दूसरा आइसोमर होगा वो राइट में घुमाएगा 15 डिग्री से, मतलब एंगल क्या होगा, सेम। जितने एंगल से उसका एक आइसोमर घुमा रहा होगा उतने ही एंगल से दूसरा वाला आइसोमर भी घुमा रहा। तो आप बोलोगे कि अगर मुझे पहचानना है कि लिवोरोटेटरी कौन सा है और डेक्स्ट्रोरोटेटरी कौन सा है, मान लो मैंने बोल दिया कि ये कंपाउंड था, इस कंपाउंड के दो ऑप्टिकल आइसोमर हैं, ये एक्स है और ये वाई है। अब आप इस सैंपल से पहचानो कि ये लिवोरोटेटरी कौन सा है और डेक्स्ट्रोरोटेटरी कौन सा है। तो आप बोलेंगे इसको पहचानने के लिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप होना चाहिए। केवल स्ट्रक्चर को देख के हम नहीं बता सकते कि कौन सा डेक्स्ट्रो है और कौन सा लिवो है। हम ये कह सकते हैं, अगर बोला गया कि ये ऑप्टिकल आइसोमर है, तो हम ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि अगर पहला वाला डी है तो दूसरा एल है, दूसरा वाला अगर डी है तो पहला एल है, ये बोल सकते हैं। पर बिना एक्सपेरिमेंट के ये नहीं बताया जा सकता कि कौन सा वाला आइसोमर डी है और कौन सा वाला आइसोमर एल है। डी फॉर्म, एल फॉर्म, प्लस और माइनस फॉर्म, इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पहले इसको थोड़ा सा ऐसे नोट कर लो, फिर इसकी डेफिनेशन लिखवा दूं मैं, या पहले लिखवा दूं डेफिनेशन। चलो एक बार इस तरीके से नोट तो कर लो, शॉर्ट में नोट करो, फिर डेफिनेशन और पॉइंट्स लिखवा देती हूँ। यहाँ पे कंपाउंड एक्स ही ले लिया मैंने, यहाँ पे लिख दो ए। कोई एक कंपाउंड है, उसके दो आइसोमर नाम दिए हमने एक्स और वाई। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम, स्ट्रक्चर सेम, 3D में ग्रुप्स का अरेंजमेंट डिफरेंट। अरेंजमेंट के आगे मैंने लिखा नहीं है, अरेंजमेंट डिफरेंट। ये स्लाइड हो गई, एक सेकेंड हो गया। क्या लिखना है, 3D में ग्रुप्स अरेंजमेंट डिफरेंट, ग्रुप्स अरेंजमेंट डिफरेंट।
निकोल प्रिज्म लगा सकते हैं या पोलराइजर इंस्ट्रूमेंट होता है, ये भी यूज कर सकते। ऑनलाइन बात समझ में आ रही है क्या? प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल शॉर्ट में कहते हैं इसको। जल्दी जल्दी करो, जल्दी नोट करो। फास्ट, हाँ थोड़ा फास्ट चलाओ तुम। वैसे तो तुम पक्का ऑर्गेनिक तुम लोग 2 महीने में करवाने वाले हो। कितना टाइम हो गया अपने को शुरू किए हुए? कितना टाइम हुआ? हाँ चलो, 15 लेक्चर हो गए। बहुत टाइम हो गया। जिस स्पीड से चल रहा है अभी हुआ है 30 to 40 की रेंज में है परसेंटेज में हुआ है। और क्या, नोमेनक्लेचर में ज्यादा टाइम लग गया अपने को। और नोमेनक्लेचर की शीट कर डालो, जो सर ने शीट भेजी है ना ग्रुप पे, शीट है। और ये वेदांत से मैंने पिक्स भिजवाए थे, वो सारे क्वेश्चंस कर डालो। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का वो ले लूंगी, नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट में क्या बोलते हैं, डिस्कशन ले लेंगे क्वेश्चंस का। प्रॉब्लम आप करके रखेंगे तभी तो पूछेंगे। तो सारे कर डालिए, तो मैं फिर डिस्कशन जब हो जाए आपके बोल दीजिए, मैं डिस्कशन कर दूं उसका। फिर एक टेस्ट बना दूं, एक टेस्ट ले लो। किसके एग्जाम्पल्स? हाँ सारे, जो जो कंटेंट भेजा गया सारा करना है। सारे कर कुरा के मार्क करके रखिए, फिर एक दिन क्लास रख देती हूँ, उसको करके टेस्ट दीजिए। फिर एक बार आइसोमेरिज्म को करवा के उसकी प्रॉब्लम करवा के उसका ले लेंगे। बन गया? ये बना लिया था ना 15 डिग्री, अगर एक ही कंपाउंड के हैं तो डीएल का जो एंगल होगा वो क्या होगा, से। अब डेफिनेशन तो लिखी नहीं थी, एक डेफिनेशन लिख लो छोटी सी। इफ कंपाउंड rotate PPL by an angle, then it is called optical isomer, and activity is called optical isomerism. Optical isomerism. अब देखो, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ये जो डी और एल फॉर्म है ये किस तरीके के होंगे, स्ट्रक्चर की थोड़ी सी बात करने जा रहे हैं, है ना।
तो इसके लिए आप लिखिए, एक टर्म लिख लो, डेफिनेशन पहले लिख लो फिर समझा दो। इनेंशियोमर्स, एक टर्म लिखो, इनेंशियोमर्स। इनेंशियोमर्स, इनेंशियोमर्स क्या होते हैं? फॉर्म ऑफ कंपाउंड which are non superimposable mirror image of each other. Non superimposable mirror image of each other. ये जो D और L फॉर्म होंगे वो एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, और वो मिरर इमेज कैसी होंगी? नॉन सुपर इम्पोजेबल। इस बात को समझ लो, नोट हो गया? ऑनलाइन यस मैम। मिरर इमेज का क्या मतलब है? आपने वो पढ़ा हुआ है ना, लाइट वाइट तो पढ़ा ही होगा क्लास 10th में। लेटरल इन्वर्जन पढ़ा है? लेटरल इन्वर्जन पढ़ा है? अगर हम लोग प्लेन मिरर में देखते हैं तो क्या होता है? लेटरल इन्वर्जन होता है। जो इमेज आती है उसमें लेफ्ट राइट हो जाता है और राइट लेफ्ट हो जाता है, ऐसी चीज होती है ना। सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मिरर इमेज, मिरर से जो इमेज बन रही है प्लेन मिरर से, वो इस तरीके की होती है कि ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट पार्ट है वो राइट, लेफ्ट और राइट में इंटरचेंज होता है ना, ये बात होती है। तो ये जो इनेंशियोमर है, इनको मैंने बोला, दो कंडीशन बोली इसमें, कि ये जो डी और एल फॉर्म है इनको एक स्पेशल नाम दिया गया है, इनेंशियोमर्स। और ये जो इनेंशियोमर्स होते हैं ये एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, और दूसरी चीज है नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे। जैसे मान लो, ध्यान से देखो, जैसे मान लो मैं ओ अल्फाबेट की बात करूं, यहां पे मैंने मिरर लगा दिया। ओ अल्फाबेट है, यहां पे मैंने मिरर लगाया, तो इसकी पिक्चर कैसी दिखाई देगी? सेम दिखेगी। इसमें कहाँ लेफ्ट और राइट है? हर तरफ एकदम सेम दिख रहा है ना, बराबर सा बनना चाहिए। छोटा बड़ा बन गया, बराबर सा। अगर मान लो मैं यहाँ पे लगाती हूँ मिरर लगा के, यहाँ पे लेटर मैंने ले लिया पी, तो पी कैसा दिखेगा अपने को? पी ऐसा दिखेगा, ठीक। अगर मान लो मैं लेती हूँ टी, तो टी तो ऐसा ही दिखेगा। अगर मान लो मैंने ले लिया लेटर आर, ले लिया, आर कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा क्या? बराबर सा बनना चाहिए, ऐसा दिखेगा। क्लियर है बात? अब ये बात हो गई कि मिरर इमेज का ये मतलब होता है। मिरर इमेज सबको समझ में आ गई कि मिरर में इमेज कैसी आएगी। अगर एक कंपाउंड की इमेज देखें हम, तो वो मिरर में किस तरीके की आएगी, ये बात सबको समझ आ गई। दूसरा टर्म मैंने बोला, एक पहला टर्म बोला कि इनेंशियोमर मिरर इमेज होंगे एक दूसरे के, और दूसरा टर्म मैंने बोला नॉन सुपर इम्पोजेबल। नॉन सुपर इम्पोजेबल का क्या मतलब है? जैसे मान लो इस ओ को उठा के अगर मैं इस पे रखती हूँ तो पूरा तरीके से सुपर इम्पोज कर लेगा, इसको ढक लेगा पूरे तरीके से। लेकिन अगर इस पी को उठा के इस पे रखती हूँ या इस पी को उठा के इस पे रखती हूँ तो ये पूरे तरीके से एक दूसरे को कवर अप नहीं करेंगे। इस टी को उठा के इस पे रखूंगी तो ये तो सुपर इम्पोज हो जाएगा, पूरा इसको कवर अप कर लेगा, सेम साइज के हैं।
ये आर है, अगर इसको इस पे रखेंगे तो पूरे तरीके से कवर अप नहीं करेगा ना। जैसे मान लो मैं बोलूं कि ये अपना लेफ्ट हैंड है, ठीक। अगर मैं बोलती हूँ इसकी मिरर इमेज, मैं ऐसे दिखा रही हूँ आपको, ऐसे दिखेगी, ये है ना, तो इसकी मिरर इमेज ये आएगी, इसकी मिरर इमेज ये होगी। इधर से मैं देख रही हूँ इसको, या आप उधर से देख रहे हो, ये अगर मैं अपने उससे बता रही हूँ, आप अपने उससे देखना, या आपने उससे देखो, ये आपके हिसाब से लेफ्ट है, ये राइट है। हाँ, तुम नीचे कर दो, मेरे ही हाथ देख लो, ये आपके हिसाब से लेफ्ट है और ये क्या है, राइट है, ठीक। अब इसका मिरर इमेज ये है, अगर इसको देखें हम तो ये वाला लेफ्ट बन गया, ये राइट बन गया, ये इसकी मिरर इमेज है। इसको उठा के अगर इन दोनों को इस तरीके से सुपर इम्पोज करें तो पूरा सुपर इम्पोज तो नहीं करेगा, पूरा तो कवर अप नहीं करेगा, है ना, अलग हो गया, है ना। और तो इसको मैं बोलूंगी ऐसी मिरर इमेज हैं जो एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर रही हैं। क्या घुमाना नहीं है ना, हाँ, घुमा के तो कर ही देंगी, घुमा के तो कर ही देंगी। अगर मैं, आप बोलते हो कि आप बोल रहे हो ये पोर्शन लेफ्ट है, ये पोर्शन राइट है ना, तो अगर मैं घुमा दूं तो चेंज नहीं हो जाएगा, तब तो चेंज हो ही जाएगा, है ना। तो मिरर इमेज होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए, तभी उन दोनों कंपाउंड को हम इनेंशियोमर बोलेंगे, और वो दोनों कंपाउंड ही क्या होंगे, एक फॉर्म होगा डी और एक फॉर्म होगा एल। क्लियर हो रही है बात। तो अगर मैं बोलूं कि ये दोनों क्या थे, ये मिरर इमेज थे, लेकिन ये सुपर इम्पोजेबल थे, एक दूसरे के ऊपर अगर इस तरीके से रख दो तो कवर अप कर लेंगे पूरा, हाँ सेम कवर कर लेगा पूरा डायमेंशन उसके। ये दोनों क्या हो गए, मिरर इमेज तो हैं, लेकिन कैसी मिरर इमेज है, नॉन। तो जो आपका इनेंशियोमर है वो इस कैटेगरी में है, मिरर इमेज बट नॉन सुपर इम्पोजेबल। ये बना लो एक बार तो मैं कंपाउंड पे आ जाऊं। ये तो अल्फाबेट से आपको समझाया। लास्ट स्लाइड हो गई थी ना, कोई कुछ बोल रहा है, हो गया। आपको जीओसी पढ़ाते वक्त शुरुआत में कायरल कार्बन पढ़ाया था ना, चलो बना लिया।
अब देखो, ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात कर रहे हैं, इनेंशियोमर का डिस्कशन हो रहा है। कोई भी कंपाउंड जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा है उसमें कायरल कार्बन होगा। कायरल कार्बन पढ़ाया हुआ है आपको, है ना। कोई भी ऐसा कार्बन जिसपे चारों ग्रुप क्या हो, अलग अलग हो, है ना। जैसे मान लो मैंने OH लगा दिया, H लगा दिया, Cl लगा दिया, Br लगा दिया, तो ये कार्बन कैसा बन गया, कायरल। चारों ग्रुप अगर अलग अलग हो गए तो कायरल। तो ऑप्टिकल आइसोमर वही बनेगा जिसमें कायरल कार्बन हो, ये एसेंशियल कंडीशन है ना। तो ऑप्टिकल आइसोमर की एसेंशियल कंडीशन क्या है, कायरल कार्बन। अब एक एग्जांपल लेते हैं, उसका इनेंशियोमर बनाते हैं। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड के अगर स्ट्रक्चर की बात करो तो लैक्टिक एसिड में होता है COOH ग्रुप, CH3 ग्रुप, और एक होगा OH, एक होगा H। 3D स्ट्रक्चर होगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन बॉन्डिंग नहीं पड़ी है तो नहीं पता है। आप ये देखेंगे कि जो कायरल कार्बन होगा वो सिंगल बॉन्डेड होगा, 4 ग्रुप्स अलग अलग अटैच हैं, तो ये कैसा कार्बन हो गया आपका, कायरल। ठीक, मान लीजिए कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है, मैंने बोला आपको ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इसका अगर एक फॉर्म ये है तो दूसरा फॉर्म अगर हम इसका बनाएंगे तो दूसरा फॉर्म इसकी मिरर इमेज होगा, और ऐसी मिरर इमेज होगा जो इसके ऊपर नॉन सुपरइम्पोजेबल होगा। तो मिरर इमेज बनाते वक्त ध्यान क्या रखना है, जो वर्टिकल लाइन है उसको सेम रखना है, आपको जो लेफ्ट है वो राइट और राइट है वो लेफ्ट करना है, इसी तरीके से बनानी मिरर। ये मिरर लगा दिया, वर्टिकल लाइन को क्या रखना है आपने, सेम। लेफ्ट को राइट करना है, राइट को लेफ्ट, तो ये राइट में है, इसको कहां पे कर दूं मैं, और जो लेफ्ट में है उसको कहां पे कर दूं। क्लियर है बात, बोलो। एक को अगर मैं किसी भी एक को अगर एक को D बोलती हूँ तो दूसरे को क्या बोलना पड़ेगा, L। इसको उठा के अगर इसके ऊपर रखोगे तो नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा, क्योंकि इस जगह पे OH है, यहाँ पे क्या है, H है, साइज में अलग होगा ग्रुप, इधर H और OH तो अलग हो जाएंगे। तो कैसी इमेज बन गई ये, मिरर इमेज, जो कैसी है, नॉन सुपर इम्पोजेबल, इसको हम बोलेंगे इनेंशियोमर। ये एक दूसरे के क्या बोले जा रहे हैं, इनेंशियोमर। हाँ, D और L फॉर्म क्या है एक दूसरे के, इनेंशियोमर। ये हमने किसका बनाया है, लैक्टिक एसिड। D एक लेफ्ट में घुमाएगा, एक राइट में घुमाएगा, इसलिए D और L फॉर्म बोल। जितनी बातें लिखी हैं वो हो चुकी हैं। एक्स्ट्रा इनेंशियोमर की कुछ प्रॉपर्टी बता रहे हैं, लिख लेते हैं। मेंस के काम की तो नहीं है, एडवांस के है। इनेंशियोमर्स अगर हैं तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी।
इनेंशियोमर की कुछ प्रॉपर्टीज लिख लो। आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनेंशियोमर की प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं, आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज। As melting point, boiling point, density, refractive index. Melting point, boiling point, density, refractive index, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी में आती है ना। सेकेंड पॉइंट लिखिए। ऑप्टिकली एक्टिव, पता ही है, ऑप्टिकली एक्टिव एंड रोटेट PPL थ्रू सेम एंगल। किसी कंपाउंड के दो इनेंशियोमर है, ये बात पहले भी हो चुकी है। PPL को सेम एंगल से रोटेट करेंगे। इन डिफरेंट डायरेक्शन। ये जो पॉइंट्स है ना, इनसे कोई वैसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव तो क्या वैसा बनाएंगे, असर्शन रीजन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बना सकते। आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, ये भी लिख चुके हैं वैसे। केमिकल प्रॉपर्टीज, enantiomers have different biological activity. कई बार ऐसा देखा गया कि जैसे मान लो कोई मेडिसिन है, कोई ड्रग है ना, उसका डी फॉर्म कैंसर के लिए यूज हो रहा है, एल फॉर्म इफेक्टिव नहीं। तो यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज वैसे तो सेम होती है, आइडेंटिकल है, लेकिन बायोलॉजिकल फंक्शंस में क्या होता है, डिफरेंट बिहेवियर देखने को मिल जाता है ना। जैसे इन केस ऑफ ड्रग एक्शन, ड्रग एक्शन में देख सकते हैं कि किसी ड्रग का प्लस फॉर्म हो सकता है एक्टिव हो, माइनस फॉर्म इनएक्टिव हो। किसी डिजीज के लिए नोट हो गया। एग्जांपल्स लें और बात करें इस पे। वेज डैश फॉर्मूला आपको सिखा चुके हैं, है ना, फिशर सिखा दे। तो कायरल कार्बन की एसेंशियल कंडीशन है। अब देखो, जैसे मान लो अब एक कंपाउंड मैं बनाती हूँ, उसका आप इनेंशियोमर बना के मेरे को दिखाओ, है ना, तो मैं देखूं आप बना पा रहे हो कि नहीं। तो आपको मैं इसमें एक रूल है वो सिखा दूं। इसका बनाना है आपको मिरर इमेज। इसका मिरर इमेज बनाना है।
हाँ, ऑप्टिकल एक्टिविटी जो हम देखेंगे वो कायरल कार्बन पे ही देखेंगे। कायरल तो देखना ही है। हाँ हाँ हाँ, होएगा क्यों नहीं होगा। एक्सप्लेन करो। मिरर इमेज बना ली। ये वर्टिकल लाइन तो सेम रखनी है अपने को ना। क्या बनेगा, इधर OH आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, देख पा रहे हैं। अब कायरल कार्बन कौन कौन से थे इसमें, अगर ध्यान से देखो तो कायरल कार्बन कौन कौन से थे, ये वाला जो कार्बन है और एक ये वाला। इस कार्बन को कायरल कार्बन कैसे प्रूव करेंगे, एक ग्रुप COH हो गया, एक आपका OH हो गया, एक H हो गया और एक ये बड़ा सा ग्रुप है ना। ऐसे ही नीचे वाले को भी प्रूफ कर सकते हैं, CH3H OH और इधर ये बड़ा सा ग्रुप। तो 2 कायरल कार्बन है इसमें। ये एक दूसरे के क्या बन गए, इनैंशियोमर्स। अगर एक को मैं बोलती हूँ D तो दूसरे को क्या बोल सकती हूँ, L बोल सकती हूँ। एक को मान लो मैंने D बोल दिया, इसको बोल दिया, ये पता है एक्सपेरिमेंट से चलेगा। मतलब कोई ऐसा भी बोल सकता है, इसको D बोल दो, उसको L, उसको इसको L, उसको D बोल दो। अब बना लेंगे, इनैंशियोमर बना लेंगे। अब कोई भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर दे रखा है आपको और आपको पूछा गया है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, तो आपको देखना है कि उसमें कायरल कार्बन है या नहीं। स्ट्रक्चर से आप कैसे पता लगाएंगे कि पहले आपको ऑब्जर्व करना है कायरल कार्बन, ठीक। अगर ये कायरल कार्बन का नंबर 1 है, कायरल कार्बन का नंबर क्या है, 1 है, तो ऑप्टिकली एक्टिव है कंपाउंड डेफिनेटली। मतलब कोई उसकी बात नहीं है। अगर एक कार्बन है कायरल तो कंपाउंड डेफिनेटली क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर मान लो, हाँ, ये जो इसकी कायरलिटी है ना, ये जो चारों ग्रुप अलग अलग हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कायरलिटी। तो ये जो कायरलिटी है ना, चारों ग्रुप अलग होने की वजह से ही ये प्लेन पोलराइज, इसका स्ट्रक्चर जो है, इस स्ट्रक्चर की वजह से ये PPL को इस तरीके से रोटेट कर रहा है, अदरवाइज ये एक्टिविटी शो नहीं करेगा। अगर जैसे मान लो यहाँ पे मैंने H करा है, यहाँ पे भी H कर दूं तो कायरलिटी खत्म हो जाएगी, सेम ग्रुप हो जाएंगे, 2 ग्रुप सेम हो गए। जैसे ही 2 ग्रुप सेम हुए, कायरलिटी खत्म, ऑप्टिकल एक्टिविटी खत्म। मतलब ऑप्टिकल का कॉन्सेप्ट है कि कायरल कार्बन तो होना ही चाहिए, लेकिन पहली कंडीशन ये है कि अगर आपको कंपाउंड में एक कायरल कार्बन दिखता है तो कंपाउंड विल बी डेफिनेटली ऑप्टिकली एक्टिव। अब आप बोलोगे अगर 2 दिख रहे हैं तो ऐसा क्यों कह रहे हैं, अगर मान लो 2 कायरल कार्बन है ना, तो इस कंडीशन में एक्टिव हो भी सकता है और इनएक्टिव भी हो सकता है। 2 कायरल कार्बन अगर हैं कंपाउंड के अंदर, जैसे ये वाला था,
इसको मैंने बोला ये ऑप्टिकली एक्टिव है। अब कौन सी ऐसी कंडीशन होगी वो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग जिसमें वो इनएक्टिव होगा, ये पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि आपको कंपाउंड का स्ट्रक्चर गिवन होगा, आपसे पूछेंगे इसके कितने ऑप्टिकल आइसोमर हो सकते हैं, तो अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा तभी तो आप उसके डी और एल काउंट करोगे आइसोमर काउंट करते वक्त ऑप्टिकल, अगर कोई ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसके 2 आइसोमर काउंट हो जाते हैं, एक डी एक एल। लेकिन अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है तो ऑप्टिकल आइसोमर तो उसके 0 हो जाएंगे। तो अगर कंपाउंड में एक कायरल कार्बन आपको दिखा तो आप बोलोगे वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, उसके 2 आइसोमर आप काउंट कर लोगे, डी और एल। अगर कंपाउंड में 2 कायरल कार्बन आपको दिखते हैं तो कंपाउंड एक्टिव हो भी सकता है और कंपाउंड इनएक्टिव भी हो सकता है, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता। नहीं किस कंडीशन में करेगा वो आपको दिखा रही हूँ। कायरल कार्बन नहीं हो फिर भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा हो, ऐसा कोई एक एग्जांपल है तो सही, लेकिन उसमें अपन बात नहीं करेंगे क्योंकि ऐसी चीजें पूछते नहीं, जो पूछेंगे उस पर जरूर बात करें। अब हम बात कर रहे हैं कंपाउंड हैविंग 2 chiral carbon still inactive। कंपाउंड इनएक्टिव है कैसे, देखो ध्यान से। अब टॉपिक में क्या कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा और इसमें हम बात करेंगे अब सिमेट्री की। मतलब कायरल पहले हमने देखा कि 2 कायरल है, फिर उसके बाद अब हम क्या देखने जा रहे हैं, सिमेट्री। सिमेट्री में सिमेट्री कैसे देखी जाती है, 3 तरीके हैं सिमेट्री देखने के। एक को बोलते हैं पीओएस, एक को बोलते हैं सीओएस और एक को बोलते हैं एओएस। पीओएस है प्लेन ऑफ सिमेट्री, सीओएस होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, एओएस होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये फिजिक्स में कहीं पढ़ेंगे आप गैसियस स्टेट में, केमिस्ट्री में थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ेंगे। मॉलिक्यूल के अंदर पीओएस, मॉलिक्यूल के अंदर सीओएस, मॉलिक्यूल के अंदर एओएस। इफ मॉलिक्यूल हैव AOS axis of symmetry, AXIS, axis of, if molecule have any kind of symmetry, then it will be optically inactive। ये जो 3 टाइप बताए हैं, इन तीनों टाइप में से अगर एक भी प्रेजेंट हो गई मॉलिक्यूल के अंदर तो चाहे कितने कायरल कार्बन हो इनएक्टिव होना है। ठीक, अब पीओएस की डिटेल में आ जाते हैं। एक बार आप देखना सीख जाएंगे तो टॉपिक अभी आपको लंबा लग रहा होगा कि एक बार मैम ने बताया मिरर इमेज, फिर बताया नॉन सुपर इम्पोजेबल, फिर नया टर्म बोल दिया, पहले डीएल बताया, फिर नया टर्म उसको कह दिया एनेंशियोमर, फिर उसमें मिरर इमेज और नॉन सुपर इम्पोजेबल की बात हो गई। फिर उसके बाद बात होने लगी कि कायरल सेंटर होना चाहिए,
कायरल कार्बन होना चाहिए, कायरल कार्बन है तो अब दूसरी कंडीशन मैंने लगा दी कि कायरल कार्बन अगर एक है तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो उसके 2 आइसोमर आप डी और एल काउंट कर लोगे। लेकिन अगर कंपाउंड में 2 आपके कायरल कार्बन है तो ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। होगा किस केस में, अगर तीनों में से कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर तीनों में से कोई भी एक हो गई, 2 हो गई, तीनों हो गई, तीनों होती नहीं जनरली, एक हो गई, 2 हो गई, कोई भी एक सिमेट्री प्रेजेंट है अगर, तो कंपाउंड इनएक्टिव बन जाएगा। क्या है प्लेन ऑफ सिमेट्री पहले समझते। अब देखो ध्यान से, पहले नॉर्मल एग्जांपल से आपको समझाती हूँ, नोट नहीं करना है, ध्यान से। पीओएस क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? जैसे मान लो मैं कोई ऑब्जेक्ट लेती हूँ, कैसा ऑब्जेक्ट ले लूं, मान लो मैंने ये सर्कल ही ले लिया। क्या ले लिया? सर्कल। अगर इसको मैं किसी भी प्लेन से कट करूं, यहां से कट कर दिया, 2 इक्वल हाफ में कट हो गया, इक्वल हाफ में कट हो गया, मतलब अपन को ऐसे कट करना है, कोई भी प्लेन ऐसा लेना है कि उससे 2 इक्वल हाफ में कट जाए। अब मान लो मैं इधर से कर दूं, अब मान लो मैं यहां से कर दूं इसको कट, तो 2 इक्वल हाफ इसके बन जा रहे हैं। तो कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें किसी प्लेन से कट करने पे 2 इक्वल हाफ में वो कन्वर्ट हो जाए, इक्वल हाफ में कन्वर्ट हो जाए, तो हम बोलेंगे कि वो जो प्लेन जहां से कट कर रहे हो वो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा उस मॉलिक्यूल के केस में। ठीक, जैसे मान लो मैंने, अब ध्यान से समझना, कुछ बना रही हूं, ऑल्दो मेरी ड्राइंग क्या है, बहुत खराब है। जैसे मान लो मैंने क्या बनाया, मैंने क्या बनाया है, फिश जैसा कुछ लग रहा है, ड्राइंग मेरी बेकार है, तो ऐसे आप समझ लो। ठीक है, मान लो ये फिश है, एज्यूम कर लो। अब मान लो इसमें मैं इसको कट करना चाहती हूँ इक्वल हाफ में, कि ऐसे कट करूं, ऐसे एंगल से कट करूं कि ये 2 पार्ट में कट जाए। मान लो यहां से कट, मतलब सीधा लेंगे, इधर वाला पार्ट अलग है, इधर में आईज आ गए, इधर में इसके पैर की तरफ का इधर जो भी पोर्शन है वो आ गया। अगर यहां से कट करती हूँ तो इधर भी आईज और अनसिमेट्रिकल टाइप का है ना। अगर मान लो कुछ ऐसा ले लूं मैं, जैसे ये ओ ले लिया था हमने, या एक बैंगल ले लिया था, इसको कट कर रही हूं मैं, तो इसमें मिल जा रहे हैं पीओएस, इसमें पीओएस प्रेजेंट, इसमें पीओएस नहीं मिल पा रहा अपने को, एब्सेंट। पीओएस क्या है? एब्सेंट। और किसको कट करें बताओ? किसको किसको कट करना है? अरे था, किसको कट करूं? नहीं, इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बताओ, कोई ऑब्जेक्ट क्या 3D पे काटो? क्या 3D पे काट रहे हो? तो उससे भी इक्वल थोड़ी होगा। कहाँ आ जाएगी? वो तो उसके सारे पिंस, ये जो पिंस है इसके, ये सारे इक्वल थोड़ी हैं। बीच में से काट दे, अरे तो ऐसा जरूरी थोड़ी उसके पिंस बिल्कुल इक्वल हो, बिल्कुल सेम इक्वल आना चाहिए, वो तो ओ में ही आएगा। पर्सनल नहीं होना है, फालतू बातें नहीं।
क्या काटा जाए, कुछ भी ले लेते हैं। वो बोल रहा है क्यूब ले लो, मतलब तुम मुझे मैथ्स में बताओगे, ऐसे करोगे? ये बॉटल है कोई, काट सकते हैं इसको, इसमें पीओएस मिल जाएगी, ये पीओएस होगा इसका। अगर इधर से काटेंगे ये पीओएस, इधर कहीं से काट दूं तो ये भी नहीं बन पाएगा, है ना। पर अगर कोई भी एक पीओएस, एक भी कोई प्लेन ऐसा मिल गया जहां से काटने पे इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, तो उसको क्या बोल देंगे? अगर मॉलिक्यूल में इस तरीके का हो रहा है तो हम बोलेंगे पीओएस प्रेजेंट है, तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। मॉलिक्यूल क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब आ जाते हैं हम लोग मॉलिक्यूल से, ध्यान से देखो भाई, समझ लो पहले। अभी हमने किसका एग्जांपल लिया था? लैक्टिक एसिड का एग्जांपल लिया था ना। ये 3D में अरेंजमेंट है। एक बॉन्ड आगे की तरफ होगा, एक पीछे की तरफ होगा, दो बॉन्ड एक प्लेन में होंगे, ठीक। अगर हम लोग इस 3D अरेंजमेंट को कहीं से भी कट करें तो दो इक्वल पार्ट में कभी भी कट नहीं होगा, क्योंकि दीज ग्रुप्स आर डिफरेंट। किधर से भी कट कर लो, कोई भी एंगल बना लो, दो इक्वल पार्ट तो नहीं आएंगे, है ना। इसका मतलब इसमें पीओएस एब्सेंट है। अगर चारों ग्रुप अलग हैं एक कायरल कार्बन पे, तो पीओएस क्या है? इसमें एब्सेंट है। सीओएस भी एब्सेंट है। अभी सीओएस और आपका एओएस क्या है वो समझाते हैं। ये भी एब्सेंट है। तो जब भी कायरल कार्बन एक होगा तो वहां पे कोई भी सिमेट्री हो ही नहीं पाती है, सिमेट्री एब्सेंट है ना। इसलिए ये जो होता है हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तीनों तरीकों में से कोई भी सिमेट्री इसमें नहीं आप ऑब्जर्व कर सकते, इसलिए ये क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। इसके सामने लिख सकते हैं ऑलवेज। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं, फंसाते हैं इसमें। नेवर लिख देंगे, मे बी मे नॉट भी लिख देंगे, ऑलवेज लिख देंगे, है ना। तो अगर एक कायरल कार्बन है तो हम क्या कह सकते हैं? ऑलवेज बी ऑप्टिकली एक्टिव। इसके लिए आंख बंद करके आप बोल दो ये ऑप्टिकली है। हाँ, क्योंकि इसमें कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं। हाँ, अब एग्जाम्पल पे आते हैं दूसरे। ये वाला एग्जाम्पल ध्यान से देखो, पिछला वाला ये एग्जाम्पल जो हमने करा है, ध्यान से देखो। COH लगाया था, CH3 लगाया था, COH CH3, दो कायरल कार्बन थे। अगर मैं इस ग्रुप को इधर लगा दूं, OH को इधर, इसको ऐसे ही रहने दूं, OH को इधर, H को इधर लगा दूं, है ना। तो अगर ध्यान से देखो तो भी आपके दो कायरल कार्बन तो होंगे ही होंगे। कायरलिटी पे तो फर्क पड़ नहीं रहा, ये भी कायरल होगा, ये भी कायरल होगा। बना लेते हैं इसे स्ट्रक्चर। पहले समझ लो, एग्जांपल्स तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं बात। ये H है, ये आपका सेम करना चाह रही हूं मैं, ठीक। और इसको भी सेम कर लो। ये इस स्ट्रक्चर को देखो ध्यान से। अगर इस स्ट्रक्चर को देखो तो ये वाला कार्बन H, OH, COH और ये बड़ा सा ग्रुप तो कायरल हो गया। ये भी सेम बात है, OH, H, COH और इधर ये बड़ा सा ग्रुप, चार, ये दोनों कायरल। कंपाउंड में दो कायरल कार्बन है।
अगर ध्यान से देखो, अगर मैं इस कंपाउंड को यहां से काट दूं, यहां से अगर काट दूं, तो देखो क्या बन रहा है, इधर वाला जो पोर्शन है और इधर वाला जो पोर्शन है वो सेम दिखाई दे रहा है आपको। ये पोर्शन इधर वाला और ये पोर्शन एकदम सेम दिख रहा है। इसका मतलब ये जो प्लेन है इस मॉलिक्यूल का, ये पीओएस है। और पीओएस जैसे ही प्रेजेंट होगा, पीओएस अगर प्रेजेंट है तो कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली inactive although it have two chiral carbon। आ रहे। ये बात कुछ क्लियर हुई? बोलो हाँ या ना। मॉलिक्यूल में हमने क्या करा, इधर COH इधर भी COH लगा दिया, HOH HOH इस तरीके से जब लगाया तो हमने देखा कि अगर इस प्लेन से मैं मॉलिक्यूल को कट करूं तो ये पोर्शन और ये पोर्शन बिल्कुल सेम हो जा रहा है, यानी इक्वल हाफ में आप कट कर पा रहे हो इस प्लेन से। केवल यही प्लेन है और कोई प्लेन नहीं मिलेगा, यही प्लेन है जिससे इक्वल हाफ में ये कट रहा है। तो पीओएस प्रेजेंट हो गई, पीओएस प्रेजेंट हो गई तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, सिमेट्री आ गई तो कंपाउंड इनएक्टिव। मतलब कंपाउंड के एक्टिव होने के लिए केवल कायरल कार्बन देखना कंडीशन नहीं है। अगर एक कायरल कार्बन है तब तो बोल दो कि एक्टिव है, लेकिन अगर कार्बन ज्यादा है कायरल तो आपको देखना पड़ेगा कि कहीं कोई सिमेट्री प्रेजेंट तो नहीं है। अगर सिमेट्री है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, अगर सिमेट्री एब्सेंट है तो ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर है बात इतनी? अब जितना ये नोट किया है ना, कहां से नहीं किया आपने? और आगे ये तो हो गया था, ये हो गया, ये बना लो, बना तो लो। हालांकि एक बार आपको समझ आ जाएगा तो इन फिगर्स की जरूरत नहीं है आपको, आप तो सीधे मॉलिक्यूल पे आ जाओगे। फिर भी बना लो, फिर आगे बढ़े इसमें। यानी आपको पहले कायरल कार्बन देखना है, फिर उसके बाद देखना है अगर एक है तो ठीक है एक्टिव बोल दो, अगर नहीं है तो जल्दी जल्दी बनाओ। बन गया? अच्छा बनने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिमेट्रिकल दिखना चाहिए, जैसा बन सिमेट्री का ध्यान रखें वो सब चीजें। क्या एक सेकेंड, एक सेकेंड, बॉटल बनानी है कट करनी है, फिश बनाना है कट करना है, ओ बनाना है कट करना है। जैनी लोगों को तंग मत करो, तुम क्या तंग कर रहे हो उसको? ये तो नोट ही है, इसमें क्या एक ही चीज को बार बार क्या नोट करना। ये बना लो। जैनी लोग थोड़ी मछली वछली थोड़ी खाते हैं, महापाप है ना आपके लिए। आलू आलू खाते हो कि नहीं तुम लोग? घर वाले नहीं खाते? दुनिया की आधी चीजों से तो तुम लोग वंचित ही हो, है ना? यार फिर ऐसे ही बिना खाए पिए मर जाएंगे फिर इतने लोग।
आनंद बोलेगा इतनी पॉपुलेशन खा तो रही है आलू। कुछ भी ऐसा जमीन के नीचे का नहीं खाते, आलू, अदरक, बैगन और क्या क्या सब, बाकी सब खाते रहते हैं। और अनियन गार्लिक अच्छा, बन गया, हो गया तुम्हारा। चलो अगले पॉइंट पे चले, बोर्ड पे ध्यान दो। यहीं पे स्टार बना के पॉइंट लिख लेते हैं। इंटरनल कंपनसेशन, इंटरनल कंपनसेशन, कंपनसेशन की स्पेलिंग सही लिखी है, देखो जरा। इंटरनल कंपनसेशन क्या है? इंटरनल कंपनसेशन समझ लो, देखो ध्यान से। जब भी ऐसी सिचुएशन हो जिसमें पीओएस प्रेजेंट हो, क्या प्रेजेंट हो? पीओएस। तो पीओएस जब प्रेजेंट होता है ना, तो हम लोग देख रहे हैं कि इधर वाला पार्ट का स्ट्रक्चर एकदम सेम टू सेम है, नीचे वाले इस पार्ट के स्ट्रक्चर, हाफ जो है वो बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर वाला दिख रहा है ना, सेम स्ट्रक्चर वाला दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो मॉलिक्यूल का आधा पार्ट होगा वो पीपीएल को लेफ्ट में घुमाएगा और आधा पार्ट पीपीएल को राइट में घुमाएगा। मान लो मॉलिक्यूल का आधा पार्ट राइट में 60 डिग्री से घुमा देता है, ठीक। अब उसी मॉलिक्यूल का हाफ पार्ट उसको लेफ्ट में 60 डिग्री से घुमाएगा। तो मान लीजिए कि पहले इसने 60 डिग्री से राइट में घुमा दिया, अब क्या होगा, जो आधा पार्ट है वो 60 डिग्री से लेफ्ट में घुमा देगा। तो इफेक्टिवली क्या होगा कि मान लो इस तरीके से राइट में गया 60 डिग्री, आधे पार्ट ने किया और फिर आधे पार्ट ने उसको लेफ्ट में 60 डिग्री कर दिया, तो ओवरऑल वो कैसा रहा? परपेंडिकुलर ही रहा। मतलब नेट इफेक्ट क्या हो गया? 0। तो ऐसा नहीं है कि इस कंपाउंड के अंदर हो नहीं रहा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, हो तो रहा है, पर आधा पार्ट जो है वो क्या है, उसी एंगल से लेफ्ट में घुमा रहा है और आधा पार्ट मॉलिक्यूल का उसी एंगल से राइट में घुमा रहा है। तो क्योंकि जिस एंगल से राइट में घुमाया गया था उसी एंगल से फिर लेफ्ट में घुमा दिया गया, तो ओवरऑल में जब वो लाइट बाहर निकलेगी, स्क्रीन पे दिखेगी आपको, तो वो पीपीएल ही दिखेगी। तो नेट इफेक्ट क्या है? 0 है। बट इसका रीजन क्या रहा? दो कायरल सेंटर होते हुए पीपीएल अंदर से तो घूम रही है, लेकिन बाहर की तरफ जब बाहर आउटपुट आ रहा है तो नेट आउटपुट क्या आ रहा है? 0। पीपीएल वैसे की वैसी ही दिखाई दे रही है। तो ये जो रीजन था वो स्ट्रक्चर की वजह से हुआ, इंटरनल स्ट्रक्चर की वजह से, इसलिए इसको हम बोलते हैं इंटरनल कंपनसेशन। क्या बोलते हैं इसको? इंटरनल कंपनसेशन। अभी एक्सटर्नल भी पढ़ेंगे, तो इसको लिखवा देती हूं मैं, किसी बात को लैंग्वेज में लिखेंगे। इन दिस केस half part of molecule moves PPL in clockwise and half part of molecule moves PPL anti-clockwise। ब्रैकेट में लिख दीजिए विद सेम एंगल।
so net rotation is 0। नेट रोटेशन क्या हो गया? 0। तो रोटेट ही नहीं कर पाई पीपीएल को, रोटेट नहीं कर पाई तो हमने क्या बोल दिया इसको? इसके आगे लिख लीजिएगा यहाँ पे, सो इट इज कॉल्ड इंटरनल कंपनसेशन। मतलब ऑप्टिकल इनएक्टिविटी किस वजह से आई? मॉलिक्यूल के इंटरनल स्ट्रक्चर की वजह से। स्ट्रक्चर ऐसा था कि उसमें पीओएस मिल गया, और पीओएस में क्या हुआ? आधा पार्ट जो है वो लेफ्ट में घुमा रहा है, आधा पार्ट राइट में घुमा रहा है, जिसकी वजह से नेट रोटेशन क्या हो गया? 0। और जब भी नेट रोटेशन 0 आएगा, आपको 0 दिखाई देगा, तो आप उसको क्या बोल दोगे? उसको डिक्लेयर कर दोगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। अंदर हो रही है एक्टिविटी, लेकिन फिर भी हम उसको क्या कह रहे हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर है बात? अगला पॉइंट लिखते हैं। नोट कर लिया सबने? कुछ क्लियरिटी में कोई दिक्कत तो नहीं है? एक्सटर्नल कंपनसेशन ये कब होगा? एक्सटर्नल कंपनसेशन कब देखने को मिलेगा? मतलब इसमें भी ऑप्टिकल इनएक्टिविटी ही होगी। एक्सटर्नल कंपनसेशन का क्या मतलब है? कंपाउंड हमने लिया ऑप्टिकली एक्टिव। कैसा कंपाउंड लिया? ऑप्टिकली एक्टिव। अब आप बोलोगे ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव की बात कर रहे हो तो एक्टिव क्यों ले रहे हो? एक्टिव को इनएक्टिव कैसे बनाएंगे ये बात कर रहे हैं। मान लो कि कोई कंपाउंड है, लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड का एक फॉर्म है डी फॉर्म, एक फॉर्म है एल फॉर्म। एक लेफ्ट में घुमा देगा, एक राइट में घुमा देगा। हम लोग क्या करें? 50-50% दोनों को मिक्स कर दें। सॉल्यूशन में क्या करें? 50-50% दोनों को मिक्स कर दें। मान लो कि मैंने 1 लीटर सॉल्यूशन है, उसमें 1 मोल मैंने डी फॉर्म डाल दिया लैक्टिक एसिड का, और 1 मोल डाल दिया एल फॉर्म, यानी दोनों के इक्विमोलर मिक्सचर मैंने बना दिया, 1-1 मोल उसमें डाल दिया। अगर इक्वल इक्वल डाल दोगे डी का भी और एल का भी, तो इस केस में भी क्या होगा कि 1 मोल जो होगा वो जितना लेफ्ट में घुमा रहा होगा, दूसरा वाला जो उसका अपोजिट इनेंटियोमर है वो उतना ही उसको राइट में घुमा देगा। तो इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डी अपने आप में एक्टिव था, एल अपने आप में एक्टिव था, लेकिन दोनों की इक्वल मोलर कंसंट्रेशन अगर हम सॉल्यूशन में मिक्स कर देंगे तो ओवरऑल जो सॉल्यूशन होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाएगा। उसका रीजन ये हुआ कि जो डी फॉर्म है वो जितने एंगल से राइट में घुमाएगा उतने ही एंगल से एल फॉर्म जो होगा वो लेफ्ट में घुमा देगा। तो इस केस में भी नेट रोटेशन क्या मिलेगा अपने को? 0। बट इट इज नॉट ड्यू टू इंटरनल स्ट्रक्चर। ये जो है ये किस वजह से हुआ? आपने कोई और चीज करी, मिक्सिंग कर दी इक्वल इक्वल को, तो वहां पे क्या हो गया? नेट रोटेशन 0 हो गया। इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल कंपनसेशन। यहाँ पे भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? इनएक्टिव। तो लिख लेते हैं, एक्सटर्नल कंपनसेशन में लिखेंगे इफ वी मिक्स इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ D and L form of any compound, any optically active compound, then it forms DL मिक्सचर। ये बनाता है DL मिक्सचर जिसको
ऐसे भी लिखते हैं, ब्रैकेट में डीएल मिक्सचर को ऐसे भी लिखते हैं, प्लस माइनस दोनों बना दिया, और इसी को बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। इसका एक और नाम है रेसिमिक मिक्सचर, डीएल मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर, प्लस माइनस ऐसे करके लिखते हैं। एंड प्रोसेस इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं रेसिमाइजेशन। बाय दिस half concentration moves in left and half concentration moves in right by same angle, ब्रैकेट में लिखेंगे by same angle, so net rotation will be 0। यहां तक नोट कर लिया? ऑनलाइन नोट हो गया? Yes, ma'am. So net rotation will be 0. So this mixture is called optically inactive। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा ये मिक्सचर। एंड प्रोसेस इज ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। जो डी की एक्टिविटी थी और एल की एक्टिविटी दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, कंपनसेट कर दिया, बट स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर का इसमें कोई हाथ नहीं था, इसलिए इसको एक्सटर्नल कंपनसेशन बोले। ठीक है, जो एग्जाम्पल हम लोगों ने लिखा था, कर लिया, नोट कर लिया? ये जो एग्जाम्पल लिखा था हमने, ये वाला, दिस वन इज ऑफ, हाँ, इसको बोलते हैं, इसके नीचे नाम भी लिख लो इसका, टार्ट्रिक एसिड, टार्टारिक एसिड लिखते हैं, टार्ट्रिक एसिड बोलते हैं। टार्ट्रिक एसिड में 2 कायरल कार्बन होते हुए भी क्या है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। आज की क्लास करते हैं, क्या टाइम हो रहा है? बस बहुत है आज के लिए। नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, देन शीट और एक्सरसाइज वाली आपकी क्लास शुरू हो गया तो